Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video related to chromatography, and in this video I am going to discuss about high performance liquid chromatography और high प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो HPLC होती है हमारी, वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। मीन्स इसमें जो हमारा एडजोर्बेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। और सेकंड हम ये समझेंगे कि इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं। लिक्विड हमें समझ आ गया कि इसमें हम लिक्विड फेज को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए अब हाई प्रेशर को समझते हैं। हाई प्रेशर को समझने से पहले मैं डिस्कस करूंगी कुछ पॉइंट्स को जो रिजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन एंड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे रिटेंशन टाइम, रिजोल्यूशन टाइम, उसी से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स इसमें। सो इफ यू वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ एन, रिटेंशन टाइम एंड सिलेक्टिविटी, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अभी मैं बात करती हूँ रिजोल्यूशन की। जो रिजोल्यूशन होता है जिसको हम RS से डिफाइन करते हैं, वो रेशियो होता है रिटेंशन टाइम के का रेशियो, डिफरेंस जो दो फेज के अंदर हमारा एनालाइट जितनी देर रिटेन करेगा उनका जो डिफरेंस होगा, मतलब स्टेशनरी फेज में वो कितना टाइम रिटेन कर रहा है और मोबाइल फेज में वो हमारा होगा डेल TR। एंड हमारा जो पीक आएंगी क्रोमेटोग्राम में उनकी जो विड्थ होगी उसका एवरेज, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं RS, जो हमारा रिजोल्यूशन होता है। जो रिजोल्यूशन है वो हमें ये बताता है कि जो एनालाइट है वो एडहेयर कर रहा था हमारे एडजोर्बेंट के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ, या फिर वो मोबाइल फेज के साथ जल्दी इल्यूट आउट हो गया। तो वो उसके नेचर को बताता है कि वो पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रिजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज विथ कॉलम लेंथ। अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ एन को, तो एन क्या होती है बेसिकली, एन हमारी थ्योरेटिकल प्लेट होती थी। थ्योरेटिकल प्लेट को हम एन बोलते हैं। मीन्स जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स होल कॉलम ऑफ जो कॉलम्स होते हैं हमारे कॉलम जो हमारा होता है उसमें जो एडजेसेंट जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो जब मैं वैल्यू ऑफ एन निकालती हूँ तो जितने भी कॉलम है 1 2 3 4, मान लो 5 कॉलम है अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉलम एंड हाइट, इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ एन निकल जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी एन इंक्रीज होगी, वो एन कब इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हमारी कॉलम की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो जब हमारी एन इंक्रीज होती है तो हमारी रिजोल्यूशन भी इंक्रीज होती है। सिलेक्टिविटी ऑफ कॉलम अल्फा, सिलेक्टिविटी क्या थी, सिलेक्टिविटी जो हमारी होती है, ये जो रिटेंशन फैक्टर होता है ना, वो क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है टू एनालाइट्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, किसी भी एनालाइट को। और वो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो सिस्टम पे बेस होगी कि हमारा जो एडजोर्बेंट है वो किस टाइप का है, पोलर है, नॉन पोलर है, उस पर बेस होगा। इसीलिए यहाँ पे हम सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। तो जो सिलेक्टिविटी है उसको हम फैक्टर अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा KA/KB। ये इससे हमारी क्या आ जाती है, सिलेक्टिविटी निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब रिटेंशन, है ना। ये डिटरमाइन की जाती है रिटेंशन फैक्टर स्मॉल k से। इसके बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, फिर भी हम रिकॉल करते हैं। ये क्या होता है, हमारा जो एडिशनल टाइम एक एनालाइट लेता है इल्यूट होने के लिए कॉलम से, रिलेटिव टू अनरिटेन्ड एनालाइट जो इंटरेक्ट नहीं करता, उसके कंपैरिजन में, उसी को बोलते हैं हम रिटेंशन फैक्टर। तो रिटेंशन फैक्टर हमारा होता है T-R/TM की। तो जो हमारा यहाँ पे T-R होता है, ये हमारा क्या होता है, रिटेंशन टाइम जो होता है, इसको हम निकालते हैं TR-TM से। TM हमारा क्या होता है, हमारा डेड टाइम होता है, और ये हमारा रिटेंशन का टाइम होता है। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल पाते हैं यहाँ पे, रिटेंटिविटी, कि कोई भी एनालाइट कितना रिटेंटिव हो रहा है, मतलब कितनी देर वो एडहेयर करके रह रहा है हमारी स्टेशनरी फेज के अंदर। तो ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर से क्या होता है, हमारी रिजोल्यूशन इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पॉइंट क्या, जैसे हमें पता है कि जो
प्रोपोर्शन के लिए हम मटेरियल ले रहे हैं, सिलिका ले रहे हैं या फिर एल्यूमिना ले रहे हैं, तो उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो अफेक्ट करता है एन को। पार्टिकल साइज में और एन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है तो हमारी जो एन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो विड्थ क्या होगी, विड्थ हमारी कम होगी, पिक की विड्थ वो कम होगी। ठीक है, और पिक की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। जो स्मॉलर होगा साइज पार्टिकल्स का तो ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। हमें ऑब्वियसली पता है कि कोई भी अगर मैं यहाँ पे सिलिका डाल रही हूँ, सिलिका एज ए एडजॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर रही हूँ और उसका पोर साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ से जो भी मेरा सोल्यूट होगा, सॉरी जो भी मेरा सोलवेंट होगा, सोलवेंट प्लस मेरा सैंपल जो मैं यहाँ पे पोर करूँगी वो बहुत ही स्लोली मूव करेगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंट है ये क्या क्रिएट करता है, एक बैक प्रेशर क्रिएट करता है कॉलम में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो रेट के एंड कॉलम की लेंथ के, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, बैक प्रेशर ज़्यादा लगेगा और उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बट ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये जो बैक प्रेशर होता है ये क्या करता है, मैट्रिक्स को कोलैप्स कर देता है और इसकी वजह से जो फ्लूएंट का फ्लो होता है वो क्या करता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। फ्लूएंट क्या, सॉरी फ्लूएंट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, इल्यूएंट। इल्यूएंट हमारा क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि एक ग्रेडियंट इल्यूएंट हम यूज़ करते हैं, एक आइसोक्रेटिक इल्यूएंट हम यूज़ करते हैं। टू टाइप की मैंने इल्यूएंट बात की थी, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। इसका मतलब ये था कि जो इल्यूएंट होता है वो कुछ नहीं होता, हमारी मोबाइल फेस होती है। जैसे मेरी ये कॉलम है और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलिका को डाला, फिर मैंने सैंपल को डाला, तो जो सैंपल को डिसोल्व करने के लिए मैं सोलवेंट यहाँ पे ले रही हूँ, वही सोलवेंट अगर मैं यहाँ पे इल्यूएंट की फॉर्म में ले रही हूँ तो वो आइसोक्रेटिक है। अगर मैं सोलवेंट की पीएच को या पोलरिटी को चेंज कर रही हूँ तो वो ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे जो मैं इल्यूएंट ले रही हूँ वो इल्यूएंट यहाँ पे क्या कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्मॉल पार्टिकल साइज की स्टेशनरी फेज को डेवलप किया गया, जिसका साइज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है और वो 4 मेगापास्कल हमारे प्रेशर पे स्टैंड कर पाती है, मतलब कि वो कोलैप्स नहीं होता वो मैट्रिक्स। उसी के प्रिंसिपल पे यहाँ पे हाई प्रेशर परफॉर्मेंस या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ओरिजिन हुआ। तो जो हमारी जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मैं स्टेशनरी फेज के साइज़ की बात कर रही हूँ या प्रेशर की बात कर रही हूँ, ये हमें मेमोराइज नहीं करना है, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मैं बात करूँ HPLC की, तो एक एनालिटिकल टेक्निक है, ऑब्वियस सी बात है कि एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। सेपरेशन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, HPLC को परफॉर्म करने वाले सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट रिजर्वर चाहिए होता है, हाई प्रेशर पंप चाहिए होता है, सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए लूप चाहिए होती है, कॉलम चाहिए होता है, फिर डिटेक्टर चाहिए होता है और सैंपल डिटेक्टर सैंपल कलेक्टर चाहिए होता है। सैंपल कलेक्टर यहाँ पे इम्प्योरिटी को कलेक्ट करने के लिए चाहिए होता है, फिर रिकॉर्डर और डाटा सिस्टम होता है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ कि HPLC कैसे परफॉर्म की जाती है और किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो जो यहाँ पे HPLC के केस में जो सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल्स का या फिर बोले एनालाइट का, तो वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में होगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा किसका, क्रोमेटोग्राफी का, कि दो फेज होंगी, एक स्टेशनरी और मोबाइल फेज, और उनके बीच में सेपरेट करेगा हमारा क्या, एनालाइट, और वो सेपरेशन क्या होगा, पार्टीशन कोफिशिएंट पे बेस्ड होगा। जो स्टेशनरी फेज होती है वो ग्रेनुलर मटेरियल की होगी, क्या होगी, ग्रेनुलर मटेरियल की होगी, जिसका साइज यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होगा,
क्योंकि हम यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं। और जो मोबाइल फेज होगी वो सोलवेंट मिक्सचर होगा, जिसको हम हाई प्रेशर पंप की हेल्प से कांस्टेंट फ्लो के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, पोर करेंगे, ठीक है, एक वाल्व के थ्रू। और जो वाल्व होगी वो सैंपल लूप से कनेक्ट होगी। और जो यहाँ पे हमारा कॉलम होगा वो स्टेनलेस स्टील का बना होगा, ताकि हमारी जो मोबाइल फेस है वो यहाँ पे क्या कर पाए, सिरिंज के थ्रू फ्लो कर पाए और एक कांस्टेंट फ्लो हो। और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होंगे हमारे सैंपल के, वो कॉलम के थ्रू डिफरेंट रेट से माइग्रेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी कि उनका क्या नेचर है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, वोलेटाइल है, हाई मोलिकुलर वेट के हैं। तो जो उनका रिटेंशन की जो डिग्री होगी वो डिपेंड करेगी कि उनका स्टेशनरी फेज के साथ क्या इंट्रैक्शन हो रहा है। जब वो कॉलम को लीव कर देंगे तो इंडिविजुअल जो सब्सटेंस होगा वो डिटेक्ट किया जाएगा एक सुटेबल डिटेक्टर के थ्रू, एंड वो पास ऑन कर दिया जाएगा आगे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास, जो हमारा रिकॉर्डर होगा। फिर ऑपरेशन की एंड में हमें एक क्रोमेटोग्राम मिल जाएगा, जिसमें हमें एक पेपर ग्राम होगा जिसमें बहुत सारी पिक्स हमें मिलेंगी, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट सब्सटेंस को जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट थे। एक पिक्चर शो की गई है कॉलम की, जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेटअप मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन HPLC। तो जो कॉलम होता है, टू टाइप्स के कॉलम बेसिकली हम यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल कॉलम होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और वो 50 मेगापास्कल के प्रेशर को झेल सकता है, ठीक है। ये जो कॉलम होगा वो 3 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 4 to 4.6 mm इंटरनल डायमीटर होगा, और इसमें फ्लो रेट हमारा कितना होगा, 1 to 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट होगा, ठीक है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली वी नॉट नीड टू मेमोराइज दिस डाटा। फिर माइक्रो बोर और ओपन ट्यूबुलर कॉलम होगा, जिसका इंटरनल डायमीटर 1 to 2 mm होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका इंटरनल डायमीटर कम है और इसका इंटरनल डायमीटर ज़्यादा है। ये हमारा ज़्यादा लंबा है, ये थोड़ा शॉर्ट है। अब फ्लो रेट देखें तो इसका फ्लो रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका इंटरनल डायमीटर क्या है, हमारा कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम माइक्रो बोर कॉलम को ही ज़्यादा यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेज हैं कन्वेंशनल कॉलम के अगेंस्ट। तो देखिए, तो ये हमारा रिड्यूस्ड करता है एलिमेंट की कंजप्शन को, क्योंकि स्लोवर फ्लो रेट होगा। आइडियल फॉर इंटरफेसिंग विद ए मास स्पेक्ट्रोमीटर को भी हम यूज़ करते हैं अलोंग विद HPLC टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट। तो ये क्या कर देगा, हमारे फ्लो रेट को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ यूज़ करेंगे। ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन HPLC। मैट्रिक्स और स्टेशनरी फेज की बात करूँ, दोनों ही एक ही चीज़ है। मैट्रिक्स और स्टेशनरी फेज दो मेन फॉर्म होती है मैट्रिक्स स्टेशनरी फेज की। ये है माइक्रोपोरस स्पॉट और एक होती है बॉन्डेड फेज। इसमें हमारे जो माइक्रोपोर हैं वो जनरली 5 to 10 mm के होते हैं, और जो बॉन्डेड फॉर्म होती है इसमें केमिकली बॉन्डेड होती है हमारी स्टेशनरी फेज एक इनर्ट स्पॉट पे। मतलब पहला एक स्पॉट देंगे हम, सिलिका को हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम एक स्टेशनरी फेज अप्लाई करेंगे जो केमिकली बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी सिलिका के साथ, ठीक है। और ये हमारी केमिकली मॉडिफाई की जाती हैं ये मैट्रिक्स या फिर स्टेशनरी फेज। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि पहले हमने सिलिका को अप्लाई किया, फिर यहाँ पे कोई और केमिकल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जो केमिकली बॉन्डेड फॉर्म में यहाँ पे एडहेयर करेगा सिलिका मैट्रिक्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे स्टेशनरी फेज ले रहे हैं वो केमिकली मॉडिफाइड सिलिका होती है या स्टायरीन होती है या फिर डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स हम यहाँ पे एज ए स्टेशनरी फेज और मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सैम्पल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कैसे हम अपने सैंपल को लोड करेंगे कॉलम में। तो क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है सैंपल इंट्रोडक्शन का, वो होता है लूप इंजेक्टर। यहाँ पे जो पिक हमें शो हो रही है वो है लूप इंजेक्टर की। इसमें क्या होता है, एक मेटल का लूप होता है जिसमें फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनलेट के थ्रू माइक्रो सिरिंज के थ्रू अपने सैंपल को लोड करते हैं, और जो इलिवेंट होता है वो पंप के थ्रू चैनल करवाया जाता है और लूप के थ्रू वो एंटर करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लूप होगा वो आउटलेट लूप के थ्रू हमें किस में दे देगा, कॉलम में पोर कर देगा हमारे सैंपल को। अब यहाँ पे डिफरेंट वॉल होती हैं ताकि उनको हम स्विच कर सकें वन बाय वन, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट वॉल्स को यूज़ किया जाता है और हम वॉल से अपने वेस्ट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। है हमारी मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ क्या होती है, हमारा सोलवेंट होता है और हमारा एलिमेंट भी हम इस मोबाइल फेज़ ही होती है। तो हम यहाँ पे दो तरह के, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की कि दो तरह के एलिमेंट हम मोबाइल या फिर मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं। आइसोक्रेटिक इल्यूशन जो सिंगल पंप के थ्रू यहाँ पे दिया जाएगा यूजिंग ए सिंगल इल्यूएंट और टू और मोर इल्यूएंट प्री मिक्सड, पहले ही मिक्स किए जाएंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अप्लाई करने से पहले। ग्रेडियंट इल्यूशन यूज सेपरेट पंप्स, सेपरेट पंप यूज़ करेगा अपने इल्यूएंट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में डालने के लिए, ठीक है। फिर आती है पंप्स की बात। जो मेन फीचर होता है गुड पंपिंग का वो ये है, हमें पता है कि पंप क्या देता है, प्रेशर देता है, ठीक है, हमारे एलिमेंट को प्रेशर देता है ताकि कांस्टेंट फ्लो कर सके वो कॉलम के अगेंस्ट। तो वो क्या देता है, एक फिक्स आउटपुट देता है 50 मेगा पास्कल का, वो हमें क्या देता है, प्रेशर देता है। और वो आइडियल है क्योंकि कोई पल्स क्रिएट नहीं होती। पल्स मतलब साइक्लिक वेरिएशन नहीं आती है हमारे प्रेशर में, ठीक है। अगर साइक्लिक वेरिएशन आएंगी तो हमारा जो डिटेक्टर होगा वो हमारा एरर शो करेगा। टू टाइप्स के पंप हम यूज़ करते हैं, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो कांस्टेंट है, तो नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करके रखेगा कॉलम के थ्रू और कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होगी, कोई भी पल्स क्रिएट नहीं होगी। और ये क्यों नहीं होगी और इसकी एडवांटेज क्या होती है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप की? इसकी एडवांटेज ये होती है कि इसमें इनबिल्ट सेफ्टी कट आउट मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कॉलम में प्रेशर हमने अगर सेट कर दिया कि 50 मेगा पास्कल का ही होना चाहिए, अगर नहीं है और प्रेशर चेंज हो रहा है हमारी प्री सेट लिमिट से, तो हमारा जो पंप है ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, हमारा अच्छा पंप है, या फिर बोले कि इसकी एडवांटेज है यूज़ करने की। सेकंड वन जो था यहाँ पे वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप के थ्रू, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है। नेक्स्ट आता है हमारे डिटेक्टर्स। जो डिटेक्टर्स होते हैं वो हमें कैसे हमारा आउटपुट देते हैं। जैसे कि हमें पता है जो इलिमेंट होती है उनकी कंपोजिशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। when no एनालाइट इज प्रेजेंट, अगर कोई भी एनालाइट उनमें प्रेजेंट नहीं होगा तो कंसिस्टेंट रहेगी उनकी कंपोजिशन। मतलब मेरे को अगर पता है कि एलिमेंट मैंने कितनी कंसंट्रेशन का डाला है, ठीक है, तो उसकी जो कंपोजिशन है और वो क्या क्या किस किस चीज़ से मिलके बना है, उसकी स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर मेरे को पता है, तो उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी अगर उसमें कोई एनालाइट मिक्स होके नहीं बाहर आता। बट अगर आता है उसमें मिक्स होके, मीन्स अगर कोई एनालाइट जिसकी एडहेरेंस की कैपेसिटी कम होगी स्टेशनरी फेज के साथ, वो जल्दी मूव करेगा और वो एलिमेंट के साथ बाहर आ जाएगा, तो उसकी जो कंपोजिशन होगी एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी। सेम बात यहाँ पे बोली गई है कि जब प्रेजेंस होगी एनालाइट की तो जो कंपोजिशन एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसी को मेजर करता है हमारा डिटेक्टर और उसी के बेस पे हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हमें ग्राम जो कि हमें डिफरेंट पीक्स वाला जो हमें ग्राम मिलता है वो हमें मिल जाता है, जिसको हम फर्दर स्टडी करके एनालाइज करते हैं अपने सैंपल को। फिर यहाँ पे जो डिटेक्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट डिटेक्टर का हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर को यूज़ करते हैं, या फिर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ हम अपने डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। तो जो डिटेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के सैंपल को एनालाइज करने के लिए। तो बेसिकली जो डिटेक्टर है जो सबसे पहले यूज़ किए गए थे वो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, जहाँ पे वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 190 to 350 नैनोमीटर की होती है। मीन्स अगर मेरे को पता है कि मेरा एलिमेंट की कंसंट्रेशन इतनी है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन वेरी होती जाएगी तो उसकी एब्जॉर्बेंस भी वेरी करती जाएगी, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अपने एनालाइट की। दे है तो जो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी 190 to 350 नैनोमीटर की वो यूज़ किए जाएंगे और जो उनकी सेंसिटिविटी होगी वो 0.001 एब्जॉर्प्शन यूनिट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसको हम AUFS बोलेंगे,
इतनी उनकी सेंसिटिविटी होती है, मतलब इतनी कम कंसंट्रेशन या फिर इतनी कम एब्जॉर्प्शन यूनिट के भी एनालाइट को वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं ये। फ्लोरोसेंट सैंपल भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं फ्लोरोसेंट डिटेक्टर्स के थ्रू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं HPLC सिस्टम में। कुछ सिस्टम्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे डिटेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्पीसीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के डिटेक्टर होते हैं। एम्पेरोमेट्रिक, एम्पियर हमें पता है हमारी करंट की यूनिट होती है एम्पिरोमेट्रिक, और हमारी कोलोमेट्रिक यहाँ पे यूनिट होती है जो हमारी यहाँ पे एनर्जी को मेज़र करेगी। तो जो प्रिंसिपल है दोनों का वो सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लो सेल को लेते हैं, जो फ्लो सेल्स 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिट होती हैं। एक फ्लो सेल लेंगे हम, और ये हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे 2, ठीक है, उनके बीच में वो क्या होगी, फिट होगी। और एक स्टेबल काउंटर इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लेंगे जो हमारी सिल्वर क्लोराइड की होगी, एंड एक वर्किंग इलेक्ट्रोड लेंगे जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। एक कांस्टेंट पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारी इलेक्ट्रोड क्या कर सकें, एक फिक्स वैल्यू पे वर्क कर सकें। और जैसे ही हमारा यहाँ पे फ्लो सेल से हमारा एनालाइट फ्लो करेगा तो हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे इलेक्ट्रोड के सरफेस पे वो या तो ऑक्सीडेशन शो करेंगे या फिर वो रिडक्शन शो करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। तो उसके बेस पे हमारे डिफरेंट मतलब इलेक्ट्रोड पे सेपरेट होके हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपाउंड्स की, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, अमाइंस, अमाइड्स, फिनोल्स, कैटेकोलाइन और क्विनोलाइंस, ये ऑक्सीडेशन करेंगे और शो करेंगे। और जो कंपाउंड्स होंगे रिडक्शन शो करेंगे वो होंगे एस्टर्स, ऑयलफाइंस, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एथर्स और एजोनाइट्रो कंपाउंड्स। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स हैं ये यूज़फुल होते हैं कैटेकोल अमाइंस, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। है हमारा टाइप्स ऑफ HPLC। तो जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं HPLC के फर्दर मॉडिफाई किया जाता है। एक नॉर्मल फेज होती है जिसमें हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम की पैकिंग होती है पोलर, तो पोलर के लिए हम सिलिका को यूज़ करते हैं। एंड मोबाइल फेज जो हमारी होती है वो होती है नॉन पोलर, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फेज HPLC, ठीक है। और ये वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है, या फिर जियोमेट्रिक आइसोमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, कायरल कंपाउंड्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या, नॉर्मल फेज। फिर सेकंड है हमारी नॉर्मल फेज HPLC, सॉरी नॉर्मल फेज हो चुकी है, रिवर्स फेज HPLC। यहाँ पे जो कॉलम की पैकिंग होगी वो नॉन पोलर होगी, ठीक है। जैसे हम C18 के थ्रू इसको पैक कर देंगे, कार्बन को हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज़ की फॉर्म में, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। और जो मोबाइल फेज़ होगी उसमें हमारा वाटर होगा प्लस कुछ मिससेबल सोलवेंट होंगे, जैसे मिथेनॉल हमारा मिससेबल सोलवेंट है। और ये जो हमारी रिवर्स फेज HPLC होती है ये हमारे पोलर कंपाउंड्स को के लिए यूज़ की जाती है, नॉन पोलर के लिए यूज़ की जाती है, आयनाइजेबल और आयनिक सैंपल्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आती है हमारी थर्ड वन जो है हमारी आयन एक्सचेंज HPLC। यहाँ पे जो कॉलम की पैकिंग होती है उसमें क्या होते हैं, आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और जो मोबाइल फेज होती है उसमें क्या होता है, हमारा बफर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करती है, एनायंस को और कैटायंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर होती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं पोर्स में, पोरस मीडियम के पोर्स में, एंड सेपरेट किए जाते हैं उनके रिलेटिव साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनका रिलेटिव साइज़ क्या है विद रिस्पेक्ट टू द पोर साइज। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले इल्यूट कर जाते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है उसके साथ एडहेर करके रह जाते हैं, इसलिए वो इल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे लेट से क्या करते हैं, इल्यूट आउट होते हैं। इस प्रिंसिपल पे बेस होती है हमारी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशंस की बात करूं HPLC की, तो वर्चुअली टाइप्स के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसे करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए HPLC को परफॉर्म किया जाता है। प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए हम फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। माइक्रोपेर कॉलम्स जो होते हैं, मतलब जिनका यहाँ पे जब हम HPLC परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हमारे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट के सैंपल को एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए, पॉलीमर्स को
इन्वायरमेंटल एनालाइट्स को या फिर ड्रग्स को हमारे डिटरमाइन करने के लिए, प्रोडक्ट की प्योरिटी को, क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, सेपरेशन प्योरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिकुल जैसे एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर प्योरिफिकेशन में हम HPLC का यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कुछ लिमिटेशंस की और एडवांटेज की, तो अगर एडवांटेज की बात करूँ तो स्पीड ज़्यादा होती है HPLC की, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, वर्सेटाइल और एक्सट्रीमली प्रिसाइज मेथड होता है HPLC का। पर अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, और क्योंकि हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होते हैं यहाँ पे, और प्लस इसका सेटअप भी हमारा थोड़ा सा वास्ट है, इस वजह से ये कॉस्टली होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और इसकी इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती, मीन्स इसकी लो सेंसिटिविटी नहीं होती, इस वजह से कुछ कंपाउंड जो हैं वो डिटेक्ट नहीं किए जाते। बट जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो HPLC होती है वो वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए परफॉर्म की जाती है, बट वोलेटाइल कंपाउंड्स और भी अच्छे तरीके से गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमारे क्या किए जाते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं। So guys, if you do like my video, then please thumbs up, subscribe to my channel and share as much as you can, and comment in the comment box given below if you have any query and you want to improve my teaching style, and thank you so much for clicking on my video.